क्या आप सेट करें नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए? कैसे तैयारी करना शुरू करें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपका डिसिप्लिन बना रहे, आपका फोकस बना रहे पूरे साल। अब सर ये 150 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे, अपने पास तो 150 ही बने। बेटा ये वो 150 क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार रिवाइज करने। आखिरी का महीना होता है ना अपने पास नीट से पहले का, इतना समय नहीं होता कि भाई साहब डीपीपी खोजा, अच्छा इस डीपीपी में यहां मार्क किया था, वो डीपीपी ये डीपीपी वो डीपीपी। 150 डीपीपी है अपने पास फिजिक्स की। गलत हुआ तो उस गलत होने का रीजन क्या है? मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, या मैंने कंसेप्ट ही अलग लगा दिया, या मैं इतना ज्यादा प्रेशर में था कि वो सवाल को मैं सही से समझ ही नहीं पा रहा। ये 11वीं 12वीं या ड्रॉपर जो भी आपके पास समय है, ये आपके लिए समय भाई। आपको ये आप तो वही करे जा रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट दे जा रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट दे जा रहे हो, आपके नंबर ही नहीं बढ़ रहे होंगे क्योंकि आप वही गलती बार बार करे जा रहे हो। आप हर बार टेस्ट में जाके 12 into 4 को 36 लिख देते हो क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा आप ये गलती कर रहे हो। हेलो चौन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने आज के सेशन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया अपने पहले एक महीने का टारगेट क्या आप सेट करें नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग अपने पहले महीने का टारगेट कैसे सेट करें, कैसे तैयारी करना शुरू करें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपका डिसिप्लिन बना रहे, आपका फोकस बना रहे पूरे साल तक। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले। चलो देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी आपके रिस्पेक्टिव क्लासेस में, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर्स में हो, आप जिस मर्जी क्लास में हैं, ठीक है ना, आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी। आपके हर क्लास में, चाहे 11th हो, 12th हो, ड्रॉपर हो, सब में फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने एक महीने की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। देखो बेटा, अपने को पता है अपने पास मैक्सिमम क्लासेस कितनी आएंगी हफ्ते में? 4 आएंगी। 4 क्लासेस आएंगी अपने पास वीक में फिजिक्स की। ठीक है ना, वीकली इतनी आएंगी ना भाई। ठीक है ना, एक वीक में अपने पास कितनी क्लासेस आएंगी? 4 ही आएंगी फिजिक्स की। अब देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका मास्टर करवा रहा है, उसको सबसे पहले, जब भी लाइव लेक्चर चल रहा, सबसे पहले लाइव लेक्चर जरूर लेना। ये नहीं कि भैया रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना। लाइव लेक्चर के दौरान आपने क्या करना है, उसे फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है ना, फेयर कॉपी में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि भाई साहब कि कुछ छूट जाएगा, हो जाता है ना कभी कभी यार, हम ज्यादा सुनने में चले जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, या स्पीड अपनी थोड़ी सी कम होती है तो छूट जाता है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका छूट गया है उसको लेक्चर के बाद जो भी आपकी पीडीएफ मिलेगी उससे वापस उतार लेना है। लेकिन ये नहीं करना कि भाई साहब बैठ गए फिर तो लिखना ही छोड़ दिया, अब तो सर छूट ही गया हमारा, अब हम नहीं लिखेंगे, आप आगे निकल गए, आप तेज बोल गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जितना छूट जाए जगह छोड़ दो, आगे कंटिन्यू करते चलो। ठीक है, ताकि आपका जो बाद में लेक्चर के बाद में जो छूटा हुआ काम हो वो बहुत कम हो। वरना पता चले हम लोग सुन रहे लिख रहे, बाद में सर ने कुछ बोला, हमारा छूट गया, और उसके बाद हमने हाथ पैर सब खड़े कर दिए कि भैया अब नहीं लिख रहे, अब तो हमारा छूट ही गया। ठीक है, तो बहुत सारा काम रह जाएगा बाद में करने को। इसलिए जितना छूट जाए वहां पर जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना। ठीक है, तो लाइव लेक्चर के दौरान आपने क्या करना है, एक फेयर कॉपी लेके बैठनी है और एक रफ कॉपी लेके बैठनी है। अब देख भाई क्या होता है, कभी कभी अपना जो मास्टर है आपसे कहता ना कि सवाल करो। जैसे कभी कभी आपको क्या दे देता है, अपने को 4 ऑप्शन दे देता है, पोल करवाता है ना, पोल करवाता है। तो जब भी आपका टीचर आपसे पोल करवाएगा, तो जैसे ही वो पोल करवाएगा आपके पास क्या होगी, एक रफ कॉपी होगी। आपने उस रफ कॉपी में तुरंत ही उस सवाल का सोल्यूशन करना शुरू कर देना है। भाई साहब आधे लोग क्या करते हैं, जब टीचर पोल करवाता है बैठ के क्वेश्चन उतारने लग पड़ रहे होते हैं, अरे क्वेश्चन उतार लें पहले, भैया ये काम नहीं करना। ठीक है ना, अब भैया 4th 5th क्लास के बच्चे नहीं हो कि कॉपी में उतारने वाला काम रह गया। समझो सवाल करो, समझो सवाल करो। ठीक है, तो तुरंत
रफ कॉपी में उसका सोल्यूशन करना शुरू किया। अब रफ कॉपी में सोल्यूशन कैसे होता, जल्दी जल्दी होता भाई, साफ साफ तो लिखना है नहीं, सोल्यूशन ही निकालना बस ऐसा, फिर जितना मर्जी शॉर्टकट मारो आप, ठीक है ना। तो आपने उस रफ कॉपी में खटाखट सोल्यूशन करना है। समझ लग रही बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो रफ कॉपी में खटाखट उसका सोल्यूशन करना है और तुरंत कोशिश करनी है कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी मास्टर तक पहुंचे, ताकि आपकी रैंकिंग आए पोल में अच्छी, तभी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो जो पोल है ना यार, जो अपने को सुविधा दी है फिजिक्स वाला ने अपने पास पीडब्ल्यू ऐप पर, उसका पूरा फायदा उठाओ ना यार, ठीक है, आप ही के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपने एक फेयर कॉपी लेके बैठनी है और एक रफ कॉपी लेके बैठनी है। रफ कॉपी जो भी आपको टीचर सवाल दे, चाहे पोल में दे चाहे ऐसे नॉर्मली सवाल दे, उसमें करना है आपको, ठीक। अब उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद यानी आफ्टर लेक्चर, आफ्टर लेक्चर अपने पास अगर कुछ छूट गया है तो आपने फेयर कॉपी में लिख लेना है पीडीएफ से, ठीक है। अब आपको आफ्टर लेक्चर टीचर ने पक्का कुछ ना कुछ होमवर्क दिया होगा मॉड्यूल से, या आपको डीपीपी मिली होगी, ठीक है। तो एक आ जाता अपने पास मॉड्यूल और एक आ जाता है डीपीपी। तो आपने मॉड्यूल की कॉपी अलग बनानी है और डीपीपी की कॉपी अलग बनानी है। मैं आपको रीजन बताता हूं, रीजन बताता हूं आपको, ठीक है। रीजन क्या है, देखो बेटा होता क्या है, अगर आप मॉड्यूल देखो तो फॉर एग्जांपल मॉड्यूल में से टीचर ने आपको सवाल दे दिया कि टॉपिक वाइज में से आपको सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11, 13, 18, 21, ऐसे करके कुछ उसने 8-10 सवाल दे दिया आपको। ऐसे सवाल देगा आपको, जो भी उसने पर्टिकुलर टॉपिक आज पढ़ाया है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल देगा आपको। अब जब आप वाले सवाल कर रहे होगे तो हो सकता है कि आप किसी ना किसी सवाल में अटक जाओ, ठीक है, हो सकता है आप किसी ना किसी सवाल में अटक जाओ, ठीक है। तो जिस सवाल में अटकोगे आप, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, अपने मॉड्यूल में उस सवाल के ऊपर ऐसे स्टार मार्क कर लेना है। क्या कर लेना है, एक स्टार मार्क। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मॉड्यूल के सॉल्यूशंस आपको ऐप पे दे ही रखे हैं, तो आप वहां से देखोगे, या किसी भी तरीके से आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का। फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन में आप अटके तो आपको 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता चल गया। आप समझो 21st क्वेश्चन में अटके, आपको 21st क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, आपको समझ आ गया। लेकिन आप अटके थे ना, तो इसीलिए आपने क्या किया, उसके ऊपर स्टार मार्क कर लिया, उसके ऊपर स्टार मार्क कर लिया, मॉड्यूल में आपने स्टार मार्क कर लिया। अभी मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या होगा स्टार मार्क करने का। अच्छा, ये जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसको आपने रफ कॉपी में सॉल्व नहीं करना, इसको आपने मॉड्यूल वाली कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है ना, ताकि आपके पास प्रॉपर अपने मॉड्यूल का सॉल्यूशन रहे, ठीक है ना। बार बार कहां जाके ऐप पर या कहां जाके सॉल्यूशन देखोगे, अपनी कॉपी में सॉल्यूशन है ना, ठीक, क्लियर है। क्योंकि मॉड्यूल वाली कॉपी में आपको टॉपिक वाइज करना होता होगा, थोड़े बहुत लर्निंग प्लस के सवाल, थोड़े बहुत मल्टी कैट के, और थोड़े बहुत अपने पास थोड़े बहुत पीवाईक्यू सारे करने होते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी अपने को मॉड्यूल में क्या क्या देखना होता है, टॉपिक वाइज पूरा करना होता है, ठीक है ना, लगभग टॉपिक वाइज पूरा करना होता है मॉड्यूल में अपना, ठीक है ना। लर्निंग प्लस के कुछ सवाल करने होते हैं, कुछ मल्टी कंसेप्ट करने होते हैं, ठीक है ना, असर्शन रीजन वाले, और पीवाईक्यू सारे करने होते हैं। तो ये चीज अपने पास मॉड्यूल कॉपी में आई, और मॉड्यूल कॉपी आपने थोड़ी सी मोटी लेनी है, ठीक है ना, मॉड्यूल कॉपी थोड़ी सी मोटी लेनी है। अच्छा, क्वालिटी आप जैसी मर्जी ले लो यार, जिस हिसाब के भी आपकी है ना कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन, उस हिसाब से आप अपना देख लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपको आना क्लासमेट की ही कॉपी लेनी है या किसी और पर्टिकुलर ब्रांड की लेनी है यार, सस्ती सस्ती कॉपी भी आती है, अपने को तो पढ़ने से मतलब है यार, पढ़ने वाले तो यार न्यूज़पेपर पेपर पे भी लिख के काम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी बताऊंगा इस स्टार का मतलब क्या है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टार। अच्छा, फिर डीपीपी, डीपीपी कॉपी आपने अलग बनानी है, ठीक है। अब डीपीपी कॉपी बना के फायदा क्या होगा, देखो होता क्या है कि आपको हर दूसरे दिन मुझे लगता है कि डीपीपी मिलती है, हर दूसरे दिन लगभग लगभग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 8 लेक्चर हैं किसी चैप्टर में, तो आपको 4 से 5 डीपीपी मिलेंगी। तो आपको जो भी डीपीपी मिली है, ठीक है ना, आपने इस डीपीपी कॉपी में सॉल्व करना है। और होगा क्या, कभी कभी ऐसा होगा कि भाई साहब जब डीपीपी कर रहे, समझो डीपीपी में अपने पास 10 से 12 सवाल है, आप जिस सवाल में अटके, आप जिस सवाल में अटके, आपने क्या करना है, जैसे डीपीपी कॉपी आपकी है, ठीक है, आपने पहले वाले का सोल्यूशन लिखा, आपने दूसरे वाले सवाल का सोल्यूशन लिखा। अच्छा, क्वेश्चन मत लिखना किसी का,
क्वेश्चन किसका लिखना है वो बताऊंगा। आपने तीसरे वाले सवाल को करा, लेकिन जब आप चौथे वाले सवाल में गए तो चौथे वाले सवाल में अटक गए आप। तो जिस सवाल में अटके आपने सिर्फ उसी का क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, उसका क्वेश्चन लिख लेना है। अब आपने जैसे मर्जी, चाहे आपको बस आपका जो ऑनलाइन टीचर है वो आपको डीपीपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, या जैसे मर्जी आपको डीपीपी सॉल्यूशन मिल गया, आपको सवाल समझ आ गया, आपने उसका सॉल्यूशन नीचे उतार लेना है, ठीक है ना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं हुआ था तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लिया। जो जो सवाल होते चले जाएं उनके क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है ना, उनके क्वेश्चन मत लिखना, जो सवाल आपसे ना हो उसके क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। तो अब देखो जरा फायदा क्या हुआ। देख भाई, एक तो मास्टर आपको आपके फेयर कॉपी में बहुत सारे सवाल करा देता है क्लास में, ठीक है, करीब करीब हर चैप्टर में आपका मास्टर आपको 100 से लेकर 150 सवाल कराता है। ये एवरेज बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं, ठीक है ना, इतने सवाल कराता है, ठीक है। आपको करीब करीब कितनी डीपीपी मिलती है, एवरेज मान लूं 5 डीपीपी मिलती है, एवरेज एवरेज 5 या 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने डीपीपी के सवाल प्रैक्टिस करे, ठीक है ना, और आपके पास कुछ ऐसे सवाल भी हैं, अच्छे सवाल जिसमें आप अटके थे, जैसे पहली वाली डीपीपी में अपने पास 3 या 4 सवाल आ गए, तो हर डीपीपी में मान लो 3 सवाल है अपने पास, ठीक है ना, तो 15 सवाल और आ गए अपने पास, तो 100 एवरेज मान लेते 100 क्वेश्चन अपने क्लास के, 15 सवाल डीपीपी के, वो जो अच्छे सवाल थे जिसमें आप अटके थे, ठीक है ना, ठीक है। फिर जब मॉड्यूल कर रहे होगे उसमें आपने स्टार मार्क कर रखे होंगे। अब टॉपिक वाइज में बहुत सारे सवाल होते हैं अपने पास, 70-80 सवाल होते हैं, तो 70-80 सवाल में मान लो आपने 20 सवाल में अटके आप, ठीक है ना, कुछ लर्निंग प्लस में अटके कुछ, तो मान लो मोटा मोटी आप मॉड्यूल में करीब करीब 35 सवालों में अटके, ठीक है, पूरे मॉड्यूल में पीवाईक्यू लर्निंग प्लस सबको मिला के, ठीक है ना। अच्छा, मॉड्यूल वाले जो क्वेश्चंस उनको मॉड्यूल कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास मॉड्यूल ऑलरेडी हाथ में होता है, तो आपने उसी में उस चैप्टर में जाके उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना है। डीपीपी वाले में आपको डीपीपी की कॉपी में उस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को लिखना है डीपीपी कॉपी में जो आपसे ना हो। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे मॉड्यूल कॉपी में नहीं होगा, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन आपने मॉड्यूल कॉपी में आपने कोई क्वेश्चन लिखना है, मॉड्यूल कॉपी में सिर्फ सोल्यूशन लिखना है, ठीक है ना, मॉड्यूल कॉपी में सिर्फ सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखना है सिर्फ, ठीक है। डीपीपी कॉपी में क्वेश्चन उनके लिखने हैं जो आपसे अटेम्प्ट ना हो, ठीक है ना, अटेम्प्ट ना कर पाओ उनके क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, एंड रेस्ट के क्या लिखने हैं, सोल्यूशन लिखने हैं। समझ लग रही है बात। मैं सबका रीजन बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, फेयर कॉपी से आपके पास 100 क्वेश्चन आ गए मान लो एवरेज में, ठीक है, 15 क्वेश्चन आ गए अपने पास, वैसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आ गए अपने पास डीपीपी से, एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, एक चैप्टर की, ठीक है, 100 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डीपीपी से, 35 क्वेश्चन मॉड्यूल से, तो टोटल में कितना, 5 5 10 ये 50, तो अपने पास टोटल में हो गए 150। बेटा ये 150 अपने पास बढ़िया क्वेश्चन है। अब सर ये 150 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे अपने पास, तो 150 ही बने, क्योंकि मॉड्यूल में इतने ज्यादा क्वेश्चन थे, डीपीपी में इतने ज्यादा क्वेश्चन थे, आपने तो 150 बनाए। बेटा ये वो 150 क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार रिवाइज करने हैं। जब भी आप टेस्ट के लिए कोई भी चैप्टर रिवाइज करोगे ना, तो आपने थ्योरी तो रिवाइज करनी है, साथ साथ आपने 150 क्वेश्चन रिवाइज करना। अब सर कैसे करेंगे? देखो यार, जब भी आप टेस्ट के लिए रिवाइज करते हो तो आप नोट्स तो पढ़ते हो, साथ में अपने जो टीचर के जो भी अपने क्वेश्चन लिखे होते हैं फेयर कॉपी में, उनको तो आप रिवाइज करते हो, करते कि नहीं करते? हाँ सर, ये फेयर कॉपी वाले हैं, ये फेयर कॉपी वाले हैं, ठीक है, इनको तो आप रिवाइज करते, ये नोट्स हैं। उसके बाद ये कौन से वाले हैं सर? ये डीपीपी वाले हैं, इनको भी आपने रिवाइज करना है, क्योंकि डीपीपी में आपको कुछ अच्छे सवाल मिले थे जिसमें आप अटके थे, और आपको मॉड्यूल में भी कुछ अच्छे सवाल मिले थे जिसमें आप अटके थे, ये मॉड्यूल वाले। तो एक तरह से आपका बहुत शानदार तरीके से आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अपने टेस्ट के लिए। भाई इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से आप किसी चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते कि आपने जितने भी बेहतरीन सवाल थे सब रिवाइज कर डाले। अब डीपीपी में तो बहुत सारे सवाल होंगे यार, ठीक है ना, कम से कम
एक डीपीपी में मान लो अगर 10 से 12 सवाल भी हैं तो अपने पास 5 डीपीपी में 60 के करीब सवाल होंगे। आपने 60 में से चुनिंदा सिर्फ 15 ही सवाल रिवाइज करने हैं, जो कि जिसमें आप अटके थे, बाकी तो सवाल आपसे हो ही गए थे। सेम मॉड्यूल में तो पता कितने सवाल होते हैं, 300 400। आपने इतने नहीं करने, आपने सिर्फ वही चुनिंदा बढ़िया 35-50 सवाल रिवाइज करने हैं, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर चैप्टर के। क्लियर है? तो आपको जब भी आप टेस्ट देने जाओगे तो आपने 150 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस आपने रिवाइज करना है, ये रिवाइज करना है बिफोर टेस्ट। तो बेटा आपके उस चैप्टर की तैयारी इतनी खतरनाक हो जाएगी ना, क्योंकि जितनी बार टेस्ट होगा आप इतनी बार रिवाइज करके जाओगे, इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी बेटा, इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि मैं बता रहा हूं चैप्टर आपके टिप्स पे होगा, जैसा मर्जी सवाल आ जाए, क्योंकि आपने हर वैरायटी का सवाल कर लिया। जो वैरायटी के सवाल में आप अटक भी रहे थे उनको आप रिवाइज कर पा रहे हो, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, अगर आपने फॉलो कर लेना, मैं बता रहा हूं 180 में से 180 नंबर वाली लाने वाली स्ट्रेटेजी है, 180 में से 180 नंबर, ठीक है। सोच, जहां पर भी बढ़िया सवाल मिले तूने रिवाइज कर दिए, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब सर आपने डीपीपी कॉपी में सिर्फ जो सवाल अटक रहे हैं उन पे हमने क्वेश्चन लिखने को क्यों कहा है? जैसे आपने मॉड्यूल में क्या किया था, स्टार लगवा दिए थे, वैसे डीपीपी में भी स्टार लगवा देते, क्या ही दिक्कत थी? देख बेटा, मॉड्यूल में क्या होता है, जैसे ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मॉड्यूल थोड़ा हैंडी होता है। लेकिन डीपीपी क्या होता है, एक जो डीपीपी है, ठीक है ना, एक डीपीपी उसमें कितने सवाल है, 10-12 सवाल है, अपने पास करीब करीब 5 से 6 डीपीपी मिलती हैं हर चैप्टर की। फिजिक्स में 11th क्लास में 15 चैप्टर, 12th क्लास में 15 चैप्टर, 30 चैप्टर किसके, 30 चैप्टर किसके, फिजिक्स के, और हर चैप्टर मान ले 5 डीपीपी मान ले, तो 30 × 5 150 डीपीपी। अब बेटा 150 डीपीपी में कहां तू चेक करेगा कि मैंने कहां स्टार मार्क किया था, बैठ के करेगा क्या? बैठ के कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, गुम भी हो जाएंगी। तो इसलिए बेटर है कि एंड के टाइम में अपने पास इतना समय नहीं होता, जब आखिरी का महीना होता ना अपने पास नीट से पहले का, इतना समय नहीं होता कि भाई साहब डीपीपी खोजा, अच्छा इस डीपीपी में यहां मार्क किया था, वो डीपीपी, ये डीपीपी, वो डीपीपी, 150 डीपीपी है अपने पास फिजिक्स की, वैसे ही केमिस्ट्री की, वैसे ही बायो की, अबे कहां ढूंढेगा तू जाके? इसलिए तेरे पास डीपीपी कॉपी में सारे अच्छे सवाल के ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे होंगे, वहां से तू झटपट रिवाइज कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल में तूने स्टार मार्क कर ही रखे, तो इसलिए तेरा टाइम भी बचेगा, तेरा एफर्ट भी बचेगा, समझ ले। इस तरीके से रिवाइज करेगा, मैं बता रहा हूं कोई चीज नहीं छूटेगी, पक्का बता रहा हूं कोई चीज नहीं छूटने वाली, ठीक है, समझ लग रही बात? तो इस तरीके से तेरे को चलना है, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टेस्ट मत छोड़ना, टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी तू रिवाइज कर रहा है ना, उसका कम से कम एप्लीकेशन तो देख भाई, एप्लीकेशन तो टेस्ट में हो रहा है, जितना तूने पढ़ा, जितना तूने समझा, उसका तो एप्लीकेशन टेस्ट में हो रहा है। टेस्ट से तेरे को पता चलेगा भाई तू कितना जमीन के ऊपर और कितना जमीन के अंदर है, ठीक है ना। टेस्ट से तेरे को पता चलेगा तेरे को दिक्कत कहां पे होती है, यार तेरे को सवाल समझ नहीं आता, सवाल की लैंग्वेज समझ नहीं आती, या तू टेस्ट में बैठ के उसका प्रेशर नहीं झेल पाता, या तेरी स्पीड कम है, या तेरे को एंजाइटी होती है, या तू सिली मिस्टेक्स करता है, तो ये टेस्ट से ही चीजें निकलेंगी भाई। सीधा नीट के पेपर के दिन थोड़ी जाके पेपर भरना है, उससे पहले बहुत टेस्ट देने पड़ेंगे भाई। जितने तू टेस्ट देगा उतनी तेरी कमियां निकलेंगी, उतनी तू कमियों को इंप्रूव कर पाएगा। तो तेरे को टेस्ट तो देना देना है, साथ में टेस्ट एनालिसिस भी करना भाई, कि अच्छा कोई सवाल गलत हुआ तो उस गलत होने का रीजन क्या है, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, या मैंने कंसेप्ट ही अलग लगा दिया, ठीक है ना, या मैं इतना ज्यादा प्रेशर में था कि वो सवाल को मैं सही से समझ ही नहीं पा रहा, रीजन पता चले ना। तो आपने कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, टेस्ट को आपने कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है ना। कई बच्चों को होता है कि सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, भाई किसी तरह करो, टेस्ट से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाया करो। अब भाई भूल जाओ भाई, किसी की है ना शादियों में जा रहे हो, चाचा की शादी में, मामा की शादी, मामा की बेटी की शादी में, मामा के भाई, गोली मार भाई। ये 11वीं 12वीं या ड्रॉपर जो भी आपके पास समय है, ये आपके लिए समय भाई। एक बार सरकारी कॉलेज में पहुंच गए, नीट के बड़े कॉलेज में पहुंच गए बेटा, तुम्हें स्पेशल अलग से लिफाफा देने आएंगे शादी का, हो कि भैया तुम तो जरूर आओ, तुम ही आके हमारे शादी की शान बढ़ाओगे। समझ लग रही बात? एक बार बड़े डॉक्टर बन गए, ठीक है ना, बड़े कॉलेज पहुंच गए,
समझ लग रही बात? तो कोई टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, कोई भी टेस्ट, भले आपको रात दिन जगना पड़े, रिवाइज करके जाओ अच्छे से, टेस्ट दो जाके। हाँ, किसी कारणवश जैसे कभी कभी तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो समझ आता है, लेकिन भाई साहब मजे में अरे सर रिवाइज नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए टेस्ट नहीं देने जा रहे क्योंकि डर लग रहा है, रिवाइज नहीं किया, टेस्ट देंगे नंबर कम आएंगे, तो डिमोटिवेट भाग, चल क्यों नहीं रिवाइज किया? भैया स्ट्रगल है, तपस्या है, जो घिसेगा वही चमकेगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। नीट मैं आपको पहले ही बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, इंडिया का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। फिजिक्स जितनी आसान नीट में आती है ना, उतनी आसान अगर आप स्टेट के एग्जाम्स देख लोगे ना उसमें भी नहीं आती है। सबसे आसान नीट के एग्जाम में फिजिक्स आती है, ठीक है ना। आपके स्कूल का 12th का बोर्ड होगा ना, उसमें भी देखो, उसमें फिजिक्स टफ आएगी आपकी, मैं सच बोल रहा हूं। नीट के एग्जाम में जितनी इजी फिजिक्स आती है ना, उससे ज्यादा फिजिक्स टफ आती है आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में। नीट डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, 22 लाख बच्चे हैं, कट ऑफ बहुत हाई है, ठीक है ना, समझ लग रही बात? इसलिए बस, तो इसीलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप बढ़िया होते चले जाओगे, तो कोई टेस्ट कभी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप भाई अगर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे तो भाई खत्म हो आप, ठीक है। आपको ये, आप तो वही चल करे जा रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट दे जा रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट दे जा रहे हो, आपके नंबर ही नहीं बढ़ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आप वही गलती बार बार करे जा रहे हो। आप हर बार टेस्ट में जाके 12 into 4 को 36 लिख देते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वही चीज आपको टेस्ट से पता चलेगा आप में दिक्कत कहां पर है, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, ठीक। तो समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है, टेस्ट नहीं मिस करने। दूसरी चीज आपने क्या करना है, अभी से रिवाइज करने का काम चालू कर देना है। बेटा आप हफ्ते में 4 दिन क्लास लगाते हो, आपके पास वीकेंड मिलता, तो वीकेंड में मजे नहीं मारने, ठीक है ना। हर वीकेंड में एवरी वीकेंड आपने रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है सर? जो पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया था, जो भी आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया था, आपने चाहे वो फिजिक्स का, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, आपने सैटरडे संडे बैठ के आपने सारा रिवाइज करना है। वरना बेटा आप क्या करोगे, आप नई नई चीजें पढ़ते चले जाओगे, आपको समझ भी आ जाएगी, टेस्ट भी दे दोगे, लेकिन आप भूल जाओगे। जैसे ही आप 2-3 महीने बाद वापस देखोगे तो आपको हर चैप्टर नया नया लगेगा। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, हर वीकेंड जो भी पुराने चैप्टर्स पढ़े थे, जो भी पिछले हफ्ते पढ़े थे, हर वीकेंड, हर यानी कि हर सैटरडे संडे आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। हर दिन तो रिवाइज करना ही करना है। मतलब कि हर दिन कैसे रिवाइज करना है, जैसे कि आपने क्या किया, शाम को क्लास ली, ठीक है ना, समझो 4 से 8 आपने क्लास ली। 4 से 8 क्लास लेने के बाद, 4 से 8 की क्लास के बाद आपने, ठीक है ना, 4 से 8 की क्लास के बाद आपने रात के 10:30 बैठ जाना है। 10:30 से आपने 12:30 तक, ठीक है ना, रिवाइज ही करना है जो भी आपको पढ़ाया गया था, आपने कुछ नया नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी आपको 4 से लेकर 8 तक की क्लास में पढ़ाया गया था, 2 क्लासें लगी होंगी, तो 1 घंटे में एक क्लास को रिवाइज कर लो, दूसरे घंटे में दूसरी क्लास को रिवाइज कर लो, 2 घंटे अपने पास, वी हैव 2 आवर्स। तो इन 2 आवर्स में आपको रिवीजन ही करना है बस, ये एवरीडे का है। आपने 2 क्लासेस ली थी ना, ठीक है ना, 2 क्लासेस आई थी आपके पास 4 से 8 में, ठीक है ना। 4 PM से लेकर 8 PM तक आपके पास कितनी क्लासेस आई थी? 2 क्लासेस आई थी। तो इन दोनों क्लासेस की रिवीजन करनी है आपने 2 घंटे में, 1-1 घंटे, या जो भी आपको ठीक लगे। जो भी आपके नोट छूट गए थे वो लिख लेना, डीपीपीपी मत सॉल्व करना ना, डीपीपीपी मत सॉल्व करना, रिवाइज करना आप बैठ के ढंग से, ठीक है। अच्छा, रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको रिवाइज करने का तरीका क्या होता है। हर चीज मास्टर बताएगा आपको। डीपीपी नहीं सॉल्व करनी अभी ना, बिल्कुल कहते डीपीपी नहीं सॉल्व करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, ये एवरीडे का बता रहा हूं मैं आपको, ये एवरीडे रिवीजन का है।
ठीक है ना, ये एवरीडे रिवीजन का है। और ये वीकेंड रिवीजन का है। वीकेंड रिवीजन में आपने क्या करना है, जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। और एवरीडे आपने कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आपने 2 क्लास लगाई हैं 4 से 8 तक, उसको आपने रिवाइज करना है 10:30 से 12:30 तक। ठीक है ना, अपना खाना पूना खा के थोड़ा बहुत टीवी शीवी देख के अपने घर वालों से बात बूत करके 2 घंटे आपने रिवाइज करना है। अब 2 घंटे रिवाइज कैसे करना है, देख भाई, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले तूने क्या करना है, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है। पूरी की पूरी थ्योरी जो भी मास्टर ने कराया था वो सारी तूने रिवाइज करनी है। पूरी की पूरी थ्योरी तूने सारी रिवाइज करनी है, ठीक है ना, पूरी की पूरी थ्योरी तूने रिवाइज करनी है। मास्टर ने कितना 1 घंटा 45 मिनट में पढ़ाया था, 1 आवर 45 मिनट्स की मैक्सिमम क्लास होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत मास्टर बातें बातें भी करता है, तो कंटेंट कितनी देर का होता है, मोटा मोटी 1.5 घंटे का कंटेंट होता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का कंटेंट को तूने वापस से रिवाइज करना है 1 घंटे में। कर ही लेगा यार, अब तो आसान है क्योंकि एक बार पढ़ चुका है तू। कैसे करना है, तूने एक बार में सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करनी है अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद जो भी मास्टर ने सवाल करवाए हैं उनको बिना देखे करना है। अगर मास्टर ने आज की क्लास में समझो 15 सवाल कराए हैं, उन 15 के 15 सवाल को तूने बिना देखे रफ कॉपी में कहना है, एक रफ कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। टोटल में 4 कॉपी होंगी, एक फेयर कॉपी, एक रफ कॉपी, डीपीपी कॉपी, मॉडल कॉपी। रफ कॉपी में उन 15 सवाल को सेल्फ करना है। अब मैं सर ये क्यों करवा रहा हूं, देख बेटा, कभी कभी होता क्या है ना, हमको लगता है कि हमको चीजें समझ आ गई हैं, सब समझ आ गया है, लेकिन एक्चुअल में हमको नहीं समझ आया होता है, हमें लगता है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना, सर जब आप पढ़ाते हो तो समझ भी आ जाता है, लेकिन जब खुद से करते तो नहीं हो पाता है। उसी के लिए बता रहा हूं, तुमको लगता है तुम्हें समझ आ गया, भैया वो तो मास्टर था, उसने सवाल सॉल्व किया, उसे पता था कि ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा। तुम्हें पता था ये स्टेप आएंगे? नहीं, तुमने तो मास्टर ने बता दिया, तुमने कहानी सुन ली। क्या तुमने खुद से सोचा कि सर यही स्टेप क्यों आया है? क्या तुम्हें टाइम मिला? लाइव क्लास में इतना टाइम थोड़ी ना मिलता। मास्टर एक सवाल कराता है, तुम्हें लगता है तुम्हें समझ आ गया, तुम आगे बढ़ते हो। लेकिन जब ये 15 क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, खुद से जब करने जाओगे तो आपका दिमाग चलेगा। और मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर आपके मास्टर ने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, मेरी गारंटी लगा लो, आप 15 के 15 क्वेश्चन बिना देखे कर ही नहीं सकते, खुद से सारे सही और बिल्कुल वैसे जैसे मास्टर ने करवाए हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अगर आपके मास्टर ने 15 सवाल कराए हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए वो 15 के 15 सवाल बिना देखे आप करो, क्योंकि आपने मास्टर समझ लिया, आपने क्लास में जो भी आपकी 4 से 8 वाली क्लास थी आपने समझ लिए। तो अगर मास्टर ने फिजिक्स में 15 सवाल कराए, आपसे कहो बिना देखे वही सवाल करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो, मैं गारंटी बता रहा हूं बहुत से बच्चे, 99.9% बच्चे नहीं कर पाएंगे 15 के 15 सवाल। कोई 10 कर पाएगा, कोई 11 कर पाएगा। तो जो 3-4 सवाल बच गए ना, उसी में तो आप अटके। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस वजह से हमारे साथ होता है कि जब टीचर समझाता है तो समझ आ जाता है, जब खुद करने जाते तो फैल जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है, ये जो 15 सवाल क्लास में सर ने करवाए हैं नोट्स के, उनको सेल्फ करो। ये नोट्स के जो 15 सवाल क्लास में कराए थे, लाइव लेक्चर में कराए थे, उनको खुद से करो। सिर्फ आपने रिवाइज ही करना है, रात में सोने से पहले रिवाइज करना है। और बेटा अपना डिसिप्लिन बना लो, अपना टाइम टेबल बना लो कि बेटा बिना रिवाइज करे नींद तो आनी नहीं चाहिए। कुछ काम पड़ गया बेटा, बिना रिवाइज करे तो सोना ही नहीं है भाई, नींद त्याग दो अपनी भले, ठीक है ना। क्लियर है? तो सही 12:30 1 बजे तक सो गए, 1 बजे सो गए, सुबह उठ गए भाई साहब वही 7-8 बजे। 6-7 घंटे की नींद बहुत है भाई, उठ गए। उसके बाद सुबह बैठ के डीपीपी करनी शुरू करी है, ठीक है ना, मॉड्यूल करना शुरू करा है। तो मेन रिवीजन, जितना रिवाइज करेगा उतना चमकेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जो भी मैंने आपको बताया कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और हर वीकेंड आपने रिवाइज करना पूरे हफ्ते का, ये एवरी डे का कैसे चलना है और ये एवरी वीकेंड का। तो मैंने जो भी मेरे को समझाना था, जो भी आपको टारगेट बनाना था, ठीक है ना, कैसे करना है क्या करना है, वो आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप इस पे स्टिक रहते हो, उसको
रिग्रेसली फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूं आपके 180 में से 180 नंबर कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।